नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 की भूगोल, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन भी एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में 20 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब आज का लास्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। उत्तर अमेरिकी यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रेरित क्षेत्र जो है गेहूं का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यह विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है। उपरयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल ए, बी या सी या डी? तो प्रश्न नंबर 21 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? इसका प्रेरित क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, ये बात एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका केवल 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब 2 क्यों गलत है इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मक्का, गेहूं और जौ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य प्रमुख फसलें हैं। गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरित क्षेत्र में होता है, अतः कथन एक क्या सही है। कपास तथा तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी जो नदी वहां पर द्रोणी के दक्षिणी भागों में पैदा की जाती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। ठीक है, मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, इसलिए कथन 2 क्या था? गलत था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। प्रश्न नंबर 22 देखो, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालन के संदर्भ में आपको भी विचार करना है। मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी की विस्तृत घास भूमियां तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। ठीक, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक है, बी, सी या डी? तो 22 को जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब एक गलत क्यों है इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखते भाई। कथन एक गलत है, क्योंकि दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, भाई उसका उल्टा दे दिया था। जो दुधारू पशु होते हैं उनको अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जबकि मांस देने वाले पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। यह महाद्वीप गाय के दूध तथा मांस के उत्पादन में विश्व में विशेष स्थान रखता है। इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी की विस्तृत घास भूमियां तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में गाय बैल तथा घोड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई वहां के वन के संदर्भ में आपको विचार करना है। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं। पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा, क्यों भग रहा भाई? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, बी, सी या डी? तो प्रश्न नंबर 23 में क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 23 है, ये तीनों ही बातें सत्य हैं भाई। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत है, ये बात एकदम सत्य है। और पर्णपाती वनों की पत्तियां क्या होती है भाई? चौड़ी होती। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि 2। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी भी प्राप्त होती है, ये भी बात सत्य है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या देखो, उपर्युक्त कथन क्या है भाई? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। शंकुधारी वन कनाडा के अधिकांश क्षेत्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों और पश्चिमी कार्डिलेरा पर फैले हुए हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से बालसम, देवदार, रेजवुड, डगलस, फर तथा लाल और सफेद चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। अब भाई ध्यान देना भाई, जो शंकुधारू वन है ये पेड़ मिलते हैं, देवदार, रेडवुड, डगलस, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये मुलायम लकड़ी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। कागज, लुगदी, सेलुलोज, राल तथा तारपीन इन्हीं मुलायम लकड़ियों से प्राप्त किए जाते हैं। सेलुलोज का उपयोग रेयान के कपड़े बनाने में भी होता है। जो सेलुलोज है उसका रेयान के कपड़े बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिश्रित वन है, जिनमें शंकुधारी और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन अपेक्षाकृत कठोर लकड़ी वाले वन हैं। इन वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिन्हें वे एक वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। इस तरह के वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष मैपिल, बान, बीच, लाल और सफेद स्प्रूस, चीड़ तथा हेमलॉक हैं। सफेद चीड़ और स्प्रूस से अखबारी कागज के लिए लुगदी प्राप्त होती है तथा मैपिल के मीठे रस से चीनी बनाई जाती है। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दक्षिण मेक्सिको हो गया तथा मध्य अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। इन वनों में बहुत भारी वर्षा होती है तथा तापमान सदैव ऊंचा रहता है। इनमें अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। कठोर लकड़ी उत्तम कोटि के शिगारों के बक्से बनाने में तथा भवन निर्माण में काम आती है। इन वनों में ताड़, महोगनी और लॉकवुड नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई वहां के खनिजों के संदर्भ में आपको विचार करना है। विश्व में खनिजों के सबसे बड़े भंडारों में से एक कनेडियन शील्ड है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है भाई। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। जो सोना है क्या कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है? ये भी बात सत्य है। आपको सही कथन ही बताना था। क्या सही कथन ही बताना था? इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या देख लो। आपको पहले इसकी व्याख्या दी गई है कि उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। कनाडियन शील्ड विश्व के सबसे बड़े खनिज भंडारों में से एक है। यहाँ निकेल, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपुरियर झील का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में उच्च कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, सुपुरियर जो झील है ये मीठे पानी की झील है तथा पश्चिमी कार्डिलेरा में भी तांबे के विशाल भंडार हैं। सोना मुक्ता कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 25। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां खोदा गया था? तेल कुआं जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले कहां खोदा गया था? तो भैया पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला जो तेल कुआं है वो पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 1859 में, कब 1859 में खोदा गया था। मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय भागों में बृहद मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। कहां पर? मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में बृहद मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 26। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन योग्य बड़ी नदियां हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी। भैया दोनों ही बातें क्या है भाई? सत्य हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 दोनों ही बातें सत्य हैं, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या देखो। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग संसार के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व है। अगला है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर? ठीक है, तो रॉकी पर्वत भी नहीं, रॉकी पर्वत तो ये आपका पश्चिमी छोर में होता है ना, रॉकी पर्वत होगा नहीं। अपलेशियन पर्वत, हाँ अपलेशियन हो जाएगा भाई। कैस्केड श्रेणी, सीरा नेवादा और माउंट हिटने शिखर। तो इनमें से केवल भैया 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 जो है ये अपलेशियन जो पर्वत है ये पूर्वी छोर में, ठीक संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा सही आंसर।
ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियां और पूर्वी उच्च भूमियां। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित पूर्वी उच्च भूमियों को ही अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो आपका पॉइंट है भाई देखो, राकी हो गया, राकी पर्वत, कैस्केड और सीरा नेवादा पर्वत श्रेणियां तथा माउंट हिटने शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित है, पश्चिमी कार्डिलेरा के ही ये भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य भाग मैदानी है, इसे मध्यवर्ती निम्न भूमियां कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में आपको विचार करना है भाई, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है, सही कथन आपको बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमियां इसका सबसे उपजाऊ भाग है। गिरिपथ यानी कि जो पीठमान पठार अपलेशियन पर्वत के दोनों ओर स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन इसका हो जाएगा सत्य आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। 2 एक गलत है, क्यों गलत है इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्यों आखिरी गलत है, ठीक है। एक गलत है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अलास्का और हवाई सहित इसमें 50 राज्य है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, ठीक, ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका पूरा नहीं, अमेरिका की बात पूरा हो रही है, ठीक है, यूएसए की बात हो रही है। कथन 2 सही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियां इसका सबसे बड़ा उपजाऊ भाग है। इन भूमियों के पश्चिम में राकी पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत अवस्थित है। अपलेशियन पर्वतों के दोनों ओर सकरे और कम ऊंचाई के पठार हैं, इन्हें गिरिपथ पठार या पीठमांड कहते हैं, इसलिए 3 भी सही था। अगला है प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की कौन से सही नहीं है आपको बताना भाई। संयुक्त राज्य के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। इसके मध्यवर्ती निम्न भूमिया की जलवायु महाद्वीपीय है, ठीक है। 29 का भाई ये तो एकदम सत्य है, आपको सही नहीं बताना है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में, कहां पर, पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है, ठीक है, ये भी बात सत्य है भाई। यहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में, कहां पर उत्तरी पूर्वी भाग में भैया, उत्तरी पूर्वी भाग में इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है, नहीं ये बात है गलत, ठीक है। ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो पठार मरुस्थल, ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो पठार मरुस्थल बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है गलत है, आपको गलत ही बताना था, तो इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपीय है, यहाँ हल्की वर्षा होती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु में कुछ हिमपात होता है क्योंकि उत्तर में पर्वतों का अवरोध नहीं है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है। इस वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। हिमपात देश के उत्तरी भागों में तथा सीमित है तथा तापमान सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। ये अमेरिका की बात हो रही है। कथन सी गलत है, क्यों, क्योंकि इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में, कहां पर, उत्तरी पश्चिमी भैया भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है क्योंकि पश्चिमी कार्डिलेरा की पर्वत श्रेणियां पवन के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं, इसी कारण ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो पठार मरुस्थल है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए भाई सभी लोग अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी इतिहास भी मैं करा रहा हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन के जो आपकी एनसीईआरटी है, और साथ में साथ सामान्य विज्ञान क्लास भी चल रही है, और ये भूगोल की भी। तो प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है।
प्रेरी घास है, शंकुधारी वन मिश्रित है और मरुस्थलीय वनस्पतियां। आपको पूछा गया है मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति पूछा गया है, इनमें से क्या हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा प्रेरी घास, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शंकुधारी वन ग्रेट लेक्स प्रदेश और पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाते हैं। यहाँ की सर्वप्रमुख वनस्पति मिश्रित वनों की है, जिसमें शंकुधारी और पर्णपाती दोनों ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक जो वनस्पति है वो प्रेरी है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 31। प्रश्न नंबर 31 को आपको सुमेलित करना है, इनमें से क्या हो जाएगा भाई सही आंसर। सूची वन को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। इधर है संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज, इधर गया क्षेत्र, यानी कि ये जो खनिज क्षेत्र है ये कहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो लव अयस्क हो जाएगा ये आपको हो जाएगा सुपीरियर झील। लव अयस्क को ये जो आपको झीलें पाई जाती हैं वहां पर, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में ये 5 प्रसिद्ध झीलें हैं, जिसमें से मीठे पानी के, जिसमें से जो मिशिगन झील है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में पड़ती है, और चारों जो 4 अन्य झीलें हैं वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में पड़ती हैं। ठीक है, तो आपका जो लव अयस्क हो जाएगा वो सुपीरियर झील के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो कोयला है, कोयला का होगा ये उत्पादन होता है अपलेशियन क्षेत्र में पाया जाता है, बी का हो जाएगा 4। इसके बाद हो जाएगा खनिज तेल, खनिज तेल आपका मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस टेक्सास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई 31 का सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लव अयस्क सुपीरियर झील, कोयला अपलेशियन क्षेत्र, और खनिज तेल मैक्सिको की खाड़ी, और प्राकृतिक गैस टेक्सास, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लव अयस्क के प्रमुख निक्षेप सुपीरियर झील के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ अपलेशियन क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार हैं। इसके प्रमुख तेल क्षेत्र मध्यवर्ती निम्न भूमियां तथा मेक्सिको की खाड़ी के तट के आसपास स्थित हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहोमा और न्यू मेक्सिको में है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला है प्रश्न नंबर 32। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? जो डेट्रॉयट है वो प्रमुख किसका प्रमुख केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग का है, या तेल शोधन का है, या वस्त्र उद्योग है, या मोटर गाड़ी उद्योग? प्रश्न नंबर 32 का हो जाएगा आपका नंबर डी। जो डेट्रॉयट है वो मोटर गाड़ी उद्योग से दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट एक औद्योगिक नगर है जो मोटर गाड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर उद्योग देश के उत्तरी पूर्वी भाग में, कहां पर? देश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट तथा शिकागो इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। लॉस एंजल्स पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 33 देखो। प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए भाई। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें से सही कौन से सुमेलित है भाई 33 में? ठीक है, देखो लिखा है दंतुरिक तट रेखा यह लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है, जिनमें क्रमशः अनेक छोटी छोटी सक्रिय खाड़ियां और अंतरीप होते हैं। जो दंतुरिक तट रेखा है, ठीक, इसके बारे में ये बात एकदम सत्य भेज दिया गया है। बर्फानी तूफान, बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन है जिसके साथ हिमपात होता है, और जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, ये भी बात सत्य है। ये भी इसका भी मिलान सत्य दिया गया है। अगला है लंबरिंग। लंबरिंग वनों में की जाने वाली क्रियाओं जैसे कि वृक्षों को काटकर गिराना, लट्ठे बनाना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आदि का सामूहिक रूप लंबरिंग कहलाता है। ये भी बात सत्य है। आपको सही सुमेलित बताना था, तो ये तीनों ही बातें क्या है? सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। उपर्युक्त तीनों युग्म क्या है? सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, दंतुरिक तटरेखा अनेक छोटी छोटी सक्रिय खाड़ियों और अंतरीपों से
युक्त एक लंबी और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा होती है। बहुत तेज और अत्यंत ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है और जो विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, बर्फानी तूफान कहलाती है। वनों में की जाने वाली क्रियाओं जैसे कि वृक्षों को काटकर गिराना, लट्ठे बनाना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आदि को सामूहिक रूप से लंबरिंग कहते हैं। कनाडा के ऐसे वनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं। जो कनाडा में ऐसे जो वन काम करते हैं उनको लंबर जैक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34। कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना भैया, ठीक है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या कनाडा विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है? बिल्कुल बात भाई सत्य होनी चाहिए। हाँ। ग्रीनलैंड इस देश का ध्रुवीय भाग है। क्या ग्रीनलैंड जो है इस देश का ध्रुवीय भाग है? नहीं भाई, ये बात गलत है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरिक यानी कि कटी फटी, ये बात सत्य है। 1 और 3 आपको सही कथन बताना था, तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 3 सही है, 2 क्या है? गलत है, ठीक है। तो आपका गलत हो जाएगा। कनाडा रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अतः कथन एक सही है। जिसे 3 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, यानी कनाडा को कनाडियन शील्ड हो जाएगा, आंतरिक मैदान और कार्डिलेरा क्षेत्र। कथन 2 गलत है क्योंकि ग्रीनलैंड इसका भाग नहीं है। यह डेनमार्क के अधीन, जो ग्रीनलैंड है वो आपका डेनमार्क के अधीन है, ठीक, जो कि ये डेनमार्क आपको यूरोप का देश है भाई। यहाँ की तटरेखा बहुत ही दंतुरिक है, ये भी बात सत्य थी। अगला है प्रश्न नंबर 35। कनाडा में अवस्थित कनाडियन शील्ड के एक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यहाँ खेती करना अत्यंत सरल है। क्या खेती करना अत्यंत सरल है? यहाँ धात्विक खनिजों से संपन्न है, ठीक है। 35 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? हम लोग देखते हैं भाई क्या इसमें पूछा गया है, सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। ठीक, सही नहीं है। कौन सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो 35 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी था वो सही नहीं है, 1 3 सही थे। ओके, चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। कनाडियन शील्ड कनाडा के अधिकतर उत्तरी भाग में फैला है। कहाँ फैला है कनाडियन शील्ड? वो आपके उत्तरी भाग में है। यह कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। यह कनाडा का सबसे बड़ा और प्राचीनतम भौतिक लक्षण वाला क्षेत्र है, अतः कथन एक सत्य है। कथन 2 गलत है। क्यों गलत है? कनाडियन शील्ड का उत्तरी भाग प्रायः वर्ष भर हिम और बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिणी भाग में शंकुधारी वृक्षों वाले वन है। इस प्रदेश में अनेक झीलें और दलदल भूमि है, अतः यहाँ खेती करना संभव नहीं है। वहां पर यह बोला गया था कि वहां पर खेती करना संभव है, वहां पर खेती करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके ये कथन दिया गया है। यह धात्विक खनिज जैसे कि सोना, चांदी और निकिल में बहुत संपन्न है। अगला है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की भूमियां यहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। लैब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अप्लेशियन पर्वतों के ही विस्तार हैं। सेंट लॉरेंस नदी राकी पर्वत से निकलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इन तीनों में से आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 36, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर, केवल 1 और 2 सत्य है, 3 आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है इसकी व्याख्या देखो। कनाडियन शील्ड के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अवस्थित ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। कनाडियन शील्ड के पूर्व में अवस्थित लैब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अपलेशियन पर्वतों के ही विस्तार हैं। सेंट लॉरेंस कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह ओंटारियो झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां पर? ओंटारियो झील से निकलकर यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विश्व की सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्गों से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37।
कनाडा के आंतरिक मैदानों और कार्डिलेरा प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के प्रेरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर बढ़ती जाती है। क्या यह बात सत्य है? कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी की घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें क्या भाई सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका मतलब इसका सी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। उपर्युक्त कथनों दोनों कथन क्या है? सत्य है। दोनों ही बातें एकदम सत्य दी गई हैं। कनाडियन सील के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित आंतरिक मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। प्रेरी के मैदान सुपीरियर झील से लेकर रॉकी पर्वत की गिरिपद पहाड़ियों तक फैले हैं। ये मैदान प्रायः समतल होते हैं, लेकिन रॉकी पर्वत की ओर से इनकी ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं। प्रेरी के मैदान गेहूं की उपज के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रेरी के मैदान है वो गेहूं के उपज के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चलो इसकी अभी और एक पॉइंट दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कार्डिलेरा प्रदेश में कनाडा के पश्चिमी भाग में फैली पर्वत श्रेणियां और पठार सम्मिलित हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः रॉकी पर्वत, ऊंचे पठार और तटीय श्रेणियां हैं। यह प्रदेश वन संसाधनों, खनिजों और जल विद्युत से संपन्न है तथा इन पर्वत श्रेणियों की घाटियों में कृषि मुख्य व्यवसाय है। अगला है प्रश्न नंबर 38। कनाडा की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः उष्ण है। क्या कनाडा की जलवायु उष्ण पाई जाती है? ठीक है, नहीं भाई ये आपकी गलत बात है भाई। यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है, ये बात एकदम सत्य है। यहाँ शीत ऋतु में बर्फानी तूफान चलते हैं, ये भी सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भी कनाडा का अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जलवायु सामान्यतः ठंडी है, ना कि उष्ण। ठीक है, यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल होती है। अतः कथन एक गलत है और कथन दो सही है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर की ओर से बर्फानी तूफान चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 39, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कनाडा के तटीय भागों को उष्ण रखता है। बताइए इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 39। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 में दोनों ही बातें सत्य हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, यानी स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सॉरी, अगला है प्रश्न नंबर, देखो नेक्स्ट है जो व्याख्या हम लोग देखते हैं इसके। सॉरी भाई, मुझे जुकाम है काफी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगला है जो व्याख्या उसके हम लोग देखते हैं। कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु पूर्वी भाग की तुलना में अधिक मृदुल है। इसका कारण है कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो यहाँ के तटीय भागों को उष्ण बनाता है। पछुआ पवनें इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा करती हैं। कनाडा के प्रशांत महासागर के तट पर तापमान का उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी, शीतल तथा शीत ऋतु मृदुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40। कनाडा की वनस्पति पेटियां निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी हैं? टुंड्रा, टाइगा, प्रेरी और सवाना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है भाई? प्रश्न नंबर 40। ठीक है, इनमें से कौन सी बात तो आपको बताना है। कनाडा की वनस्पतियां, ठीक है, इसके बाद टुंड्रा के ऊपर टाइगर, टाइगर के नीचे प्रेरी, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कनाडा के वनस्पतियां पेटियां जो है मुख्यतः टुंड्रा, टाइगर और प्रेरी हैं। टुंड्रा वृक्ष विहीन क्षेत्र है जो कनाडा के उत्तरी भाग में बढ़ता है। टुंड्रा के दक्षिण में शंकुधारी वनों की पेटी को टाइगा कहते हैं। प्रेरी की घास भूमियां सुपुरिया झील से लेकर रॉकी पर्वत की गिरिपद पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 41। 40 ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 देखो। प्रश्न नंबर 41 में आपको दिया गया है कि
कनाडा की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कुल क्षेत्रफल का 10% से कम भाग ही कृषि योग्य है। ओके। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े भागों के लिए जाना जाता है। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में पशुपालन का एक मुख्य व्यवसाय है। तो इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त कथन क्या कथन सही है? कनाडा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% कृषि योग्य है, जिसमें लगभग 80% कृषि भूमि प्रेरी प्रदेश में है। गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। कनाडा संसार में गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश भी है। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े भागों के लिए प्रसिद्ध है। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में विशेष रूप से रॉकी पर्वत की ओर पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। पशुओं का उपयोग मांस उत्पादन में किया जाता है। दुग्ध उत्पादन के लिए पशु सेंट लॉरेंस नदी घाटी तथा ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों में पाले जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 42। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में से किसके अधीन है? जो न्यू फाउंडलैंड है ये मत्स्य उत्पादन के लिए भी, ठीक, क्योंकि वहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। कनाडा, मेक्सिको, चीन और डेनमार्क। ठीक है, तो 42 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के अधीन। किसके अधीन है भाई? कनाडा के अधीन है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। कनाडा के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने का काम सबसे अधिक होता है। संसार में मछली उत्पादन और निर्यात में कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यू फाउंडलैंड मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। कनाडा का जो कनाडा का अधिकार है वहां पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। कनाडा के खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा के खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लव अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप लैब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो भाई। अल्बर्टा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों में से कोयला निकाला जाता है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। तो कनाडा के संदर्भ में इनमें से क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो 43 को जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ये चारों बातें सत्य हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त कथन क्या है भाई? सभी कथन सही है। कनाडा में जो लव एस के सबसे बड़े निक्षेप लैब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। यह अधिकतर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अल्बर्टा से निकाली जाती है। अगला पॉइंट है, यह कोयला प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों के कई क्षेत्रों से निकाला जाता है। यहाँ बॉक्साइट नहीं मिलता है। यह अपने एल्यूमिनियम कारखानों के लिए जमैका और गुयाना से इसका आयात करता है। कहां से? जमैका और गुयाना से आयात करता है। कनाडा में जल शक्ति के विशाल संसाधन है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है प्रश्न नंबर 44। एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? एस्बेस्टस, ठीक है, अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में, आभूषण बनाने में, विद्युत तार बनाने में या सीमेंट बनाने में। तो 44 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। इसका उपयोग अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 45। कनाडा के उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा के उद्योग के संदर्भ में आपको विचार करना है। ओंटारियो में मोटर गाड़ी तथा बिजली उपकरण उद्योग प्रमुख हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल, क्यों भग रहा भाई? टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। क्यूबेक प्रांत में जल शक्ति के अच्छे संसाधनों से यहाँ उद्योग को बढ़ावा मिला है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो ये तीनों ही बातें क्या है भाई? सत्य हैं कनाडा के उद्योग के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, तो ये दिया जाएगा व्याख्या। उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है।
ओंटारियो में मोटर गाड़ी, बिजली के उपकरण तथा लौह इस्पात जैसे उद्योगों का भारी जमाव है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। क्यूबेक प्रांत उद्योग के विकास में दूसरे स्थान पर है। यहाँ जल शक्ति के अच्छे संसाधनों के कारण लुगदी, कागज तथा एल्यूमीनियम जैसे उद्योगों का विकास हुआ है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा के संदर्भ में आपको विचार करना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से दोगुना बड़ा है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। क्यूबेक कनाडा की राजधानी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। 1 और 3 क्या है, सही नहीं है, बाकी 2 सही है। 46 हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, कथन 1 गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा है। कितने गुना है, 3 गुना बड़ा भैया। कथन 2 सही है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। यह ग्रेट लेक्स यानी ओंटारियो झील के उत्तरी पश्चिम तट पर स्थित सबसे अधिक व्यस्त पत्तनों में से एक है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। क्या है, ओटावा है, ना कि क्यूबेक। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भाई अगला जो आपका चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर देख लेते हैं, यूरोप। ठीक है, कल हम लोग यूरोप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई।